टॉपिक है ना आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड। एक शब्द कॉपी में नोट नहीं करना और ब्लड की हर गहराई तक आज हम पढ़ लेंगे। मतलब जितना भी ब्लड के बारे में तुम लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो एनिमल टिश्यू को चैप्टर वो हो और चाहे उधर सर्कुलेशन वाला हो, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डीप से डीप बातें तुमको मैं बता सकता हूँ सब बता डालूंगा आज। समझ गए? और ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ें बोलेंगे ना, तुमको हर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और समझना है सारी चीज़ें, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 8। हाँ, लेक्चर नंबर 8 है और हमारा टॉपिक है। आज हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर नंबर 8 में ख़त्म ही हो जाए, ठीक है? तो सबसे लेक्चर नंबर 8 में हमारा, जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू देयर आर 3 टाइप्स: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या था? सेल, मैट्रिक्स, फाइबर। सेल में हमने 7 सेल पढ़ा था, फिर फाइबर में हमने 3 फाइबर पढ़ा था, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कॉर्ड, वही एल्यूरल और ये सारी चीज़ें मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा था। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने 2 चीज़ पढ़ा था, क्या क्या? कार्टिलेज और बोन। लगभग वो भी हो गया है जो इंपॉर्टेंट जितना एनसीईआरटी का है। फिर हम बात करेंगे मतलब 3rd नंबर पे आएगा हमारा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको नॉर्मली 2 चीज़ें पढ़ना है, एक ब्लड पढ़ना है, दूसरा लिम्फ पढ़ना है। अब दोनों चीज़ मैं समझाऊंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब समझो, वैस्कुलर मतलब होता है लिक्विड वाला पार्ट जो कनेक्ट टू ईच अदर। हमारी बॉडी में लिक्विड वाला पार्ट जो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, और सबसे अच्छा जो कनेक्शन वाला पार्ट होता है वो होता है ब्लड। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि हमारे हाथ में यहाँ पे चोट लगी है और हमको यहाँ दर्द हो रहा है, तो हमने मेडिसिन खाया मुंह से, और मेडिसिन कहाँ गई? पेट में, और ये केमिकल पेट से कहाँ चला गया? तो पेट से और हाथ तक का कनेक्शन बाई ब्लड हुआ। जैसे किसी के पैर में चोट लगी, सर दुख रहा है, जैसे किसी का सर दुख रहा हो तो क्या सर में टैबलेट डालोगे? नहीं, टैबलेट कहाँ जाएगी? मुंह से पेट में, पेट से केमिकल एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू कहाँ गए? यहाँ। मतलब हमारी बॉडी में जो कनेक्शन का सबसे अच्छा सिस्टम होता है वो क्या होता है? ब्लड, ठीक है? तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारी ब्लड में एक ऐसा लिक्विड वाला पार्ट जो हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करना मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ के रखा हुआ है, कनेक्ट मतलब कि घूमते हुए भी जा सकता है, ठीक है? तो आज ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज लिक्विड एंड फाइबर। इट इज कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है लिक्विड मतलब आ जाएगा ब्लड, और ब्लड के अंदर होते हैं फाइबर जिससे ब्लड क्लॉट होता है कि नहीं? ब्लड में फाइबर्स होते हैं, जिस ब्लड में जितना अच्छा फाइबर होता है वो ब्लड उतना ही अच्छा क्लॉट होता है। अब ये हमारा जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है 2 टाइप्स का है, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। तो हम पहले आज बात करेंगे कंप्लीट किसकी? ब्लड की, ठीक है? क्या होता है, ठीक है? तो नॉर्मली आप सबको पता है ब्लड के अंदर आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स होती है, ये आपको सबको पता है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर रहेगी ब्लड सेल। क्या रहेगी? ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, समझना। जो सेल होगी ये होगी पहली इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब कि RBC। दूसरा रहेगा ल्यूकोसाइट मतलब WBC। अब जो हमारा WBC है ये 2 टाइप का होगा, एक रहेगा एग्रेन्युलोसाइट, एक रहेगा ग्रेन्युलोसाइट।
यदि हम WBC बना दें, ये WBC है, तो एक में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे, सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा। एक में WBC में न्यूक्लियस के साथ साथ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे। फिर यदि हम बात करें एग्रेन्युलोसाइड में, तो एक होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मतलब कि जो हमारा ल्यूकोसाइड है ये काम करता है एंटीबॉडी का, और जो हमारा RBC है ये काम करता है कैरी द फूड एंड गैस। जो RBC होता है वो न्यूट्रिशन और गैस को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और जो WBC होता है वो किसका काम करता है, एंटीबॉडी का। क्लियर हुआ? तो हमारे ब्लड में इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इस पूरे ब्लड का हम पहले इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद यहाँ हम नीचे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट मेंशन है कि नॉर्मल जो काउंट होता है, तो ब्लड में RBC होता है, तो RBC होता है 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर हमारी बॉडी में। WBC को होता है 4000 से 11000 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और प्लेटलेट्स का होता है 1.5 से 4 लाख माइक्रोलीटर। मतलब कि यदि हमारी बॉडी में इतना है तो हम नॉर्मल बने हुए हैं, लेकिन यदि जैसे RBC काउंट बढ़ गया मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। WBC प्लेटलेट, जैसे मान लो कि अभी वो डेंगू बहुत चलता था, डेंगू में यदि जैसे नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख हैं, यदि डेंगू मान लो डेंगू में 60K पहुंच गया, 80,000 70,000 इस तरह से प्लेटलेट्स काउंट पहुंच जाता है, तो इस टाइम पे अपने को क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्योंकि एंटीबॉडी का काम करता है, तो ये हो गया हमारे बॉडी में RBC के ब्लड का नॉर्मल काउंट। उसके बाद यहाँ पे ब्लड के बारे में थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है तो समझो। जैसे दिया हुआ है बेटा कि जो हमारा ब्लड है, तो स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी, ब्लड के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीमोपोइसिस, ठीक है। कलर ब्लड का होता है रेड, पीएच वैल्यू होती है 7.4, ब्लड का कितना होता है 7.4, मतलब एल्केलाइन, मतलब कि कुछ बेसिक, या 6.8 भी हो सकता, मतलब 6.8 टू हम 7.4 बोल सकते हैं। फिर इसका वेट जो होता है हमारी बॉडी का 7 से 8% टोटल बॉडी के वेट में से ब्लड कवर करता है। जैसे मान लो कोई इंसान 80 किलो का है, तो 80 किलो का 8% कितना होगा, 8 9 64, 6.4 ग्राम किलो, है ना। तो यदि कोई 80 किलो का है तो 6 से मतलब 8 किलो उसका सिर्फ ब्लड होगा। जैसे मान लो कि मैं 50 kg का हूँ, तो हमारे अंदर ब्लड का वेट कितना होगा पता है, तो 50 का 5% कितना होगा, 5 चौको 20, 2 किलो। नहीं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 50 इंटू कितने परसेंट, 7 डिवाइड बाई 100, 3.5 किलो, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह से हमारी बॉडी का 7 से 8% जो वेट होता है वो सिर्फ ब्लड का होता है। नेक्स्ट, ब्लड वॉल्यूम। मेल की बात करें तो किसी भी मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। हमारी बॉडी में 5 लीटर से 6 लीटर तक ब्लड हो सकता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। फिर ब्लड इज अ वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो देयर इज नो डिवीजन इन ब्लड सेल। ब्लड सेल का कोई भी डिवीजन नहीं होता, क्योंकि डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए उसके अंदर, न्यूक्लियस, और यहाँ न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज डिवाइड ऑफ फिलामेंट्स। फिर द सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ब्लड मैट्रिक्स इज कैरी आउट बॉडी
द लीवर एंड लिम्फ। अब देखो ये हो गया ब्लड के बारे में बेसिक चीज़ें जो तुम्हारे बुक में मेंशन है, ब्लड में होता क्या क्या है। तो देखो जैसे हमारा जो ब्लड होता है ना, तो कंपोजिशन में ब्लड का क्या होता है, कुछ लिक्विड पार्ट होते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड बना किस किस से है, तो पहला होता है ब्लड में कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। तो 55% लिक्विड पार्ट होता है, 45% सॉलिड पार्ट होता है ब्लड के अंदर। क्लियर। अब 55 में लिक्विड पार्ट में आपका मैट्रिक्स और प्लाज्मा, और सॉलिड वाले पार्ट में आपका होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पुकल्स के अंदर मतलब कि जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, ये सॉलिड वाला पार्ट है, और उसके अंदर जो पानी टाइप का भरा रहता है वो हमारा होता है मैट्रिक्स और प्लाज्मा। ठीक है। अब मैट्रिक्स और प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो प्लाज्मा का भी हम कंपोजिशन देखेंगे। सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन, ये दुनिया भर की चीज़ें प्लाज्मा में भी रहती हैं। क्या चीज़ें जानना है पहले वो सोच लो कि आपके मन में ब्लड को लेके कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझना। तो पहले तुम लोगों के मन में जो क्वेश्चन है ब्लड के बारे में वो देखो। हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चन है मैं वो बोल देता हूँ, जो बचेंगे वो तुम लोग बोल देना। ठीक है। तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन आता है कि यार ब्लड बनता कहाँ होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है ब्लड दिखता कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ब्लड है क्या चीज़ है जो हम उसको इतना डीपली पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है कि हर कुछ भी बीमारी होती है, हम ब्लड टेस्ट ही क्यों कराते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है कि ब्लड और हमारे जीवन में क्या रोल हो सकता है। तुम लोग गांव की कुछ मान्यताएं होती हैं, तुम लोगों ने सुना होगा कि ब्लड डोनेट ना करना। ठीक है। जैसे सुने होंगे जहाँ मतलब कि बहुत सारे ऐसे ब्लड को लेके बहुत सारे मतलब गांव वगैरह में भी बहुत सारे इसके वो बने हुए हैं, क्या मिथ बने हुए ना, कि खून किसी को नहीं देना, इस तरह से करके बहुत सारे मिथ बने हुए हैं गांव में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जहां से हम देखो, मैं एकदम माइनस या नेगेटिव या जीरो से शुरू करेंगे, एकदम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपनों को सीखना ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, पहला हमारा बन के आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। अभी बताया था, क्या बोला था, हीमोपोइसिस। और हीमोपोइसिस जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाओगे ना, तो पूरा का पूरा एक चार्ट है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, हमको वो वहाँ पे नहीं जाना, जो हमारे कोर्स में हमको वो पढ़ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है हीमोपोइसिस। और ब्लड फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कब और कैसे शुरू होता है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले ब्लड कहाँ बनता है, तो वो हमारा आंसर क्या जाएगा, 9 आके रखना है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पूरी दुनिया यही बताती है कि बोन मैरो। इसके पहले मैं भी यही बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है बोन मैरो, लेकिन आज मैं आंसर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नोट करने में ध्यान नहीं देना, पूरा 100% यहाँ फोकस करोगे, सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ब्लड के बारे में बहुत मज़ा आएगा, और ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, अच्छा पढ़ाऊँगा। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम लोग बन रहे थे, मतलब जब हमारा अंधेरे रूम में पहला दिन था। समझ गए क्या मतलब, क्या था, नहीं समझे, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। ये कौन है, मेल, और ये कौन है, फीमेल। दोनों की शादी हुई, शादी होने के बाद दोनों कहाँ गए, मनाली। मनाली जाने के बाद यहाँ से निकलेगा एन, और यहाँ से निकलेगा एन, इसको हम बोलेंगे एग, और इसको हम बोलेंगे स्पर्म। दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और ये बन जाएगा 2n, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट, और इन दोनों को बोलेंगे गैमीट्स। जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के जस्ट बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो जो है 9 मंथ 7 डेज बाद ये एम्ब्रियो क्या बन जाएगा? या हैप्पी। गांव में बोलते हैं ना लाला, छोटा सा लल्ला, लल्ला, ठीक है। मतलब इसका हम लोग नाम भी रखते हैं, जैसे कोई मेल है तो इसका नाम है टुक टुक, इसका नाम है रिमझिम, ठीक है, टुक टुक और रिमझिम। जैसे रिमझिम बारिश हुई, दोनों की आंखें मिली, आंखें मिलने के बाद, ठीक है, शुभ विवाह, शुभ विवाह के बाद लल्ला, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये यहाँ था, सुनो, जब ये जाइगोट बना था तो जो इसका एग वाला पार्ट है, एग वाले पार्ट में होता है योक सैक। क्या होता है? मतलब अंडे में पीला कलर का मटेरियल भरा रहता है ना, अंडे में उस पीले कलर के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? योक सैक। ये वाले योक सैक से जब ये वाला स्पर्म मिलता है तो ये बन जाता है क्या? जाइगोट। और जाइगोट के अंदर ही फील रहता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में योक सैक। क्या फील रहता है? योक सैक। और इस योक सैक वाले पार्ट में फर्स्ट टाइम बनता है ब्लड सेल। दिया था सेकेंड बार जब ऑप्शन दिया था योक सैक, तुम बोले थे ये क्या है? जब एग के अंदर, जो एग के अंदर येलो कलर का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो मटेरियल होता है योक सैक। और योक सैक में सबसे पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम क्या बनता है? ब्लड सेल, ठीक है। फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होके, फिर ये जाइगोट डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में एक और ऑर्गन डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या डेवलप होता है एम्ब्रियो में? लीवर। क्या डेवलप हो जाता है इसका? लीवर। और लीवर में बनता है सेकेंड टाइम ब्लड। लीवर भी ऑप्शन में दिया था। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ऑप्शन में यदि लीवर है तो आंसर जाएगा लीवर। जैसे सबसे पहले योक सैक, फिर लीवर, थर्ड नंबर पे हमारा बनता है ब्लड जो होता है तो बोन। बोन की बोन मैरो में। और सुनो, बोन की बोन मैरो में थर्ड नंबर पे ब्लड बनता है। मतलब यहां पे जाएगा आंसर ऑल बोन। जो हमारे जब बच्चा छोटा रहता है ना तो उसके सारे बोन के बोन मैरो में ब्लड बनता है। एक टाइम के बाद जब 18 से 20 साल एज हो जाती है तो ये जो ब्लड है सिर्फ और सिर्फ बनता है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन या इसी को बोल सकते हो लॉन्ग बोन। मतलब अब हम लोगों की एज में, हम लोगों के एज पे हमारे इन छोटी छोटी हड्डियों में ब्लड नहीं बनता, सिर्फ जो बड़ी बड़ी हड्डी हैं, ये वाली हो गई है ना, ये हो गई, और जो रिब्स हो गई, इन सब में मतलब जो लॉन्ग बोन होती हैं उनके बोन मैरो में बनता है ब्लड। तो हमको ब्लड की कहानी पता चली कि हमारी बॉडी में ब्लड, जब हम बच्चा था, एम्ब्रियो था, जब छोटा था तो स्टार्टिंग में कहाँ बना था? योक सैक में, फिर कहाँ बना? लीवर में, फिर सारे बोन को बोन मैरो में, और इस एज में सिर्फ लॉन्ग बोन के बोन मैरो में। तो यदि क्वेश्चन बहुत इजी आता है तो आपसे आंसर पूछा जाएगा और आंसर जाएगा आपका बोन मैरो। यदि क्वेश्चन टफ आता है तो आपका आंसर जाएगा लीवर। यदि क्वेश्चन और टफ आता है तो आंसर जाएगा योक सैक। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ऑप्शन में तुमको बोन मैरो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में लीवर दिया है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, इधर उधर, तो क्लियर रहना है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा, देखो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का एक सिस्टम। योक सैक, ऑल बोन के बोन मैरो या कि कॉम्पैक्ट बोन यानी कि लॉन्ग बोन की बोन मैरो में। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे
यदि तुम लोग नहीं सुने तो बेचारे मतलब क्या करें, लेकिन ऐसा बोलते हैं खून के आंसू रोना। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जो आंसू निकलते हैं और जो खून होता है दोनों का पीएच वैल्यू सेम होता है 7.4। तो पहले के लोग बहुत टैलेंटेड थे, उनको पता था मम्मी लोगों को कि अरे खून के आंसू रोना मतलब कैसे, जैसे मान लो कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं इसका पड़ोसी हूँ, ये मेरे से जले जा रही है, तो ठीक है, अब ये मेरे से जले जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? खून के आंसू रोना। ऐसे ना होता है मुहावरे, पानी टाइप का ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे चोट लग जाती है, तो अभी आएगा तो मैं उसको भी अच्छे से सिखाऊंगा। उसके बाद अपन देखेंगे क्या, ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखो, ब्लड में कुछ लिक्विड पार्ट होता है और कुछ सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट कितना होता है? 55% और सॉलिड पार्ट होता है 40। मैट्रिक्स और प्लाज्मा होता है लिक्विड वाला पार्ट, और सॉलिड वाला पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, मतलब जो हमारा आरबीसी है वो सॉलिड वाला पार्ट है, मतलब इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी के अंदर एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये सब कैसे होते हैं? प्लेटलेट्स, ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे सॉलिड वाले पार्ट है। आगे करो, क्या हीमोग्लोबिन रेड होता ही है, वो जो उसके केमिकल्स है ना वो रेड पिगमेंटेड होते हैं, उसके जो केमिकल ही रेड पिगमेंट हैं। मतलब देखो पिगमेंट क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, रियल में क्या होता है वो केमिकल्स ही होते हैं। केमिकल्स में आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब पैकेज सेल वॉल्यूम, ये आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, पीवीसी। ये शायद तुम्हारा 13 में आया हुआ है या 18 में, ऐसा कुछ है, 13 या 18 मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो देखिए जो अपना पीसीबी है ना, पैकेज सेल वॉल्यूम, तो क्या होता है? वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पुकल्स इन ब्लड। मतलब कि जो हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ों को हम बोलते हैं पैकेज सेल वॉल्यूम। ठीक है, और हीमेटोक्राइट वॉल्यूम क्या होता है? तो सिर्फ आरबीसी होती है हीमेटोक्राइट वॉल्यूम। पैकेज सेल वॉल्यूम मतलब पूरा ब्लड, और हीमेटोक्राइट वॉल्यूम मतलब कि सिर्फ आरबीसी। अब यहां पे बोला गया है दिमाग घुमाने वाली चीज कि पीबीसी इक्वल टू पैकेज सेल वॉल्यूम इक्वल टू हीमेटोक्राइट वॉल्यूम, लेकिन ये इक्वल नहीं है, पार्शियल इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो यदि ये 1 लाख रुपए है तो ये 1 लाख में 2 रुपए कम है, लगभग बराबर हुआ ना। मैंने बोला था कि 99% तो क्या है? आरबीसी, 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो कितना होता है 1%? लगभग 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड में हम कहते हैं 5 ml या 10 ml दूसरा कुछ मिला हुआ है, तो लगभग तो 5 ही लीटर हुआ ना। हाँ, बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए हम दोनों को लगभग इक्वल मान सकते हैं। मतलब ये सीधी सी बात ये है कि ये हमारा है 5 रुपये और ये हमारा है 4.99 रुपये, लगभग बराबर हुआ। इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये लिखा भी तो है, बिकॉज 99% ऑफ पैकेज सेल वॉल्यूम इज कंप्लीटेड बाई आरबीसी इन द रेस्ट 1% डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर द प्रेजेंट। मैंने नीचे सुनो, ये ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स निकाल दो, क्या बचा? मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा।
इट इज़ पेल येलो कलर ड्यू टू यूरोबिलिनोजन या बिलूबर्डिन। प्लाज्मा का जो कलर होता है हल्का लाइट येलो कलर का होता है ना, येलो। आएंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बाहर निकाल दिया, तो जो मैट्रिक्स बचा वो क्या है, प्लाज्मा। मैंने साबूदाना से तुमने साबूदाना बाहर निकाल दिया, जो काजू वाजू डाले वो भी सब बाहर निकाल दिए, जो बचा वो समझ गए, ठीक है। इसमें ना 90 से 92% पानी होता है और बाकी जो पार्ट बचा 8 से 10% सॉलिड होता है। अब सॉलिड वाले पार्ट में कुछ इनऑर्गेनिक होता है, कुछ ऑर्गेनिक होता है। मतलब इनऑर्गेनिक मतलब कि इस तरह के केमिकल्स, जैसे आयन हो गया तो तुम्हारे Na+ हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन्स हो गए, आयरन हो गया, इस तरह के आयन्स होते हैं। कुछ हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ NaCl सॉल्ट वगैरह हो गए। अब ब्लड में ही गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो कुछ गैसेस हो गई आपकी, O2 गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, इस तरह की कुछ गैसेस हो गई। क्योंकि ब्लड के अंदर तो न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारा हम लोग खाना वगैरह खाते, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इसी के थ्रू। हीमोग्लोबिन हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो गई, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। ऑर्गेनिक वाले पार्ट में आपका हो गया प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, डिफेंस कंपाउंड हो गया और हार्मोन्स हो गए। क्योंकि देखो हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो हम लोग खाना खाते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू। तो आपने ब्लड से जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स निकाला, तो जो बाकी चीज़ें बची हैं, गैस हो गया, आयंस हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो सब किस में बची हुई हैं, जो भी वो बचा हुआ है वो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यदि हम यहीं पे बात करें इनऑर्गेनिक में क्या क्या रहते हैं, तो हालांकि मैं नीचे लिख दिया हूँ फिर भी देख लो। इनऑर्गेनिक में ये पार्ट रहते हैं, देखो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारे के सारे आयंस रहते हैं। लेकिन यदि हम सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो ज़्यादा रहता है क्या, क्लोरीन। सॉल्ट की बात करें तो NaCl, KCl, ये सारे सॉल्ट रहते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, हाँ क्लोरीन की, इसका क्योंकि इसका सोर्स ज़्यादा होता है और बॉडी इसको कम रिएब्जॉर्ब करती है। क्योंकि देखो हमने NaCl खाया, समझना, हमने नमक में NaCl खाया, तो NaCl में सोडियम हमारा यूज आ जाता है सोडियम पोटेशियम पंप में। एक पंप होता है बॉडी में, यहाँ सोडियम यूज आ गया और क्लोरीन वेस्ट मटेरियल बच गया, तो जो ज़्यादा यूज नहीं आता वो बचा रह जाता है। जैसे आपने 5 किलो शक्कर लिया, 5 किलो चाय पत्ती लिया, अब जब चाय बनाओगे तो ज़्यादा यूज क्या आएगी, शक्कर, तो चाय पत्ती आपकी बची रह गई, लिया, लेकिन लिया आपने दोनों इक्वल था। फिर उसके बाद गैसेस में आएगी, पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा में देखो इतना O2 होता है, इतना N2, इतना CO2, है ना। तो ये सारे के सारे इतनी गैसेस होती हैं। आपको इसकी वॉल्यूम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखो कि ऑक्सीजन, समझ गए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पहला आएगा प्रोटीन, जो कि 6 से 7% प्रोटीन होता है। इसमें एक होता है एल्बुमिन प्रोटीन, एक होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन आता है कि एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो क्या रहता है। तो यदि एल्बुमिन 4% है तो ग्लोब्यूलिन 2% रहेगी, मतलब रेशो आता है 2:1, क्योंकि 4% मतलब 4 ग्राम एल्बुमिन, 2% मतलब 2 ग्राम ग्लोब्यूलिन, तो काटोगे तो रेशो कितना आएगा, 2:1। अब ये परसेंटेज, यदि ये 20 ग्राम है तो ये 80 ग्राम, मतलब कि इससे 2 गुना कम, सॉरी ये 20 ग्राम है तो ये 10 ग्राम, ऐसा रहता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट एंड सिंथेसिस बाय लीवर, एल्बुमिन कहाँ सिंथेसिस होता है, लीवर में, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है अभी समझाऊंगा। और जो पहले इसी को समझ लो, एल्बुमिन समझ लो पूरा, ठीक है। आओ
मान लीजिए कि जो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन होती है ये मेंटेन करती है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करती है? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा भरा हुआ है बहुत सारा ब्लड। क्या भरा हुआ है? ब्लड। क्लियर? अब जो यहाँ ब्लड भरा हुआ है यहाँ पे बीच बीच में एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं। क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन। अब समझो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक है कि जैसे मान लो कि हमारा हार्ट यहाँ है, ठीक है। अब हार्ट से ऊपर ब्लड भेजना है तो कोई चीज़ ऊपर से नीचे तो आसानी से जा सकती है, ऊपर से नीचे आसानी से जा सकती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे खींच रहा है। हार्ट यहाँ है, ब्लड ऊपर कैसे आएगा? मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो धक्का दे रहा होगा। इमेजिन करो, इसको आप पकड़ के ऐसा कर लो, पाइप थी, पाइप ले आए, ऐसे कर लिए। अब ब्लड ऊपर जा रहा है। यदि ब्लड ऊपर जा रहा है मतलब नीचे से कुछ ना कुछ प्रेशर लगना चाहिए। नहीं समझ में आया? अब जैसे अपन पाइप वगैरह से जब पानी सींचते हैं तो पाइप को दबा देते हैं तो ब्लड ऊपर जाता है, मतलब तुम दबा के क्या करते हो? प्रेशर लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ये जो एल्बुमिन है, इस एल्बुमिन, ये जो प्रोटीन होती है, ये पता है एक प्रेशर जनरेट करती है 32-28 mm ऑफ Hg का एक प्रेशर लगाती है ये आर्टरी की वॉल पे। किसकी वॉल पे? आर्टरी की वॉल पे एक प्रेशर लगाती है। तो इस प्रेशर की वजह से मतलब ये प्रेशर आर्टरी इस वॉल पे प्रेशर लगाती है और इसकी जो वॉल है ना ये इधर पे प्रेशर लगाता है। मतलब कि जैसे ये प्रोटीन है ना तो प्रोटीन इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है और वॉल इस पे प्रेशर लगा रहा है, ऐसे। तो ध्यान से देखना, एक ये इधर प्रेशर लगा रहा है, एक इधर प्रेशर लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहे हैं तो ये इधर छट जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, है ना। तो ये कैसे? ये इधर पे भी प्रेशर लग रहा है, इधर पे भी प्रेशर लग रहा है, तो ये कहीं इधर चला जाएगा। कितना जाएगा वो देखो। तो यहाँ पे ये यहाँ से प्रेशर लगा रहा है कितना? 28 mm ऑफ Hg, और ये नीचे से प्रेशर लगा रहा है कितना? -15 mm ऑफ Hg। तो ये इधर साइड कितने प्रेशर से जाएगा? 13 mm ऑफ Hg से। यूनिट है प्रेशर की, ठीक है। अब ये 13 mm ऑफ Hg से इधर जा रहा है। अब क्या होता है, बाहर का प्रेशर तो 1 atm है। यदि आप कभी देखे होंगे जब हम लोग ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं तो यदि मतलब गलती से ड्रिप हमारी आर्टरी में चढ़ जाए तो उसमें ब्लड आने लगता है, फिर डॉक्टर उसको बाहर निकाल के फिर साफ करके फिर दोबारा तोड़ता है ना। तो यही होता है जब ये आर्टरी होती है। आर्टरी में मतलब कि आर्टरी में जो प्रेशर होता है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। अब बाकी जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये ना, इसका और डिटेल जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना आर्टरी और वेन वाला, तो हम फिर वहाँ पे आर्टरी और वेन का मेन डिफरेंस बताएंगे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हार्ट यहाँ है तो जो नीचे वाला ब्लड है वो ऊपर कैसे आता है? नहीं समझे? हमारा यहाँ पे है, नीचे ग्रेविटी लग रही है तो नीचे का ब्लड ऊपर कैसे आता है? पहला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम हमेशा ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप हमेशा हम वेन में ही क्यों लगाते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं लगाते? पता है किसी को? जब भी अपन लोग बॉटल वगैरह चढ़ाने जाते हैं तो डॉक्टर किस में लगाता है? हमेशा किस में लगाता है? वेन में। आर्टरी में कभी नहीं लगाता। वेन मतलब कि
जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इस तरह से। ठीक है, चलो वो टॉपिक के बाहर चले जाएंगे ना, इस वजह से मैं उधर जा नहीं रहा हूँ अभी। फिर हम बात करें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये 1 से इतना पर रेशो ऑफ द एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन 2:1, मैंने पहले ही बता दिया। प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट द कैरी सब्सटेंस इन बॉडी, फिर डिस्ट्रॉय वायरस, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब यदि ये इन सबको मारता है, इसका मतलब ये है कि हम इससे क्या बनाते हैं, तो जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, और ये जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है। और आपको पता है कि ये वाला प्रेशर हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एंटीबॉडी कितना इंपॉर्टेंट है। यदि ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो आप समझ लो कि ये पूरा पोर्शन ही कितना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन ना भी आए तो भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी इनमें प्रेशर जनरेट होता है ना, ये यही मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो ग्लोब्यूलिन था ना बेटा, ग्लोब्यूलिन 3 टाइप का होता है। एक है हमारा अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा है प्रोड्यूस बाय लिवर, है ना, और ये प्रोड्यूस बाय लिवर, ये लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, एग्जाम्पल है सेरुलोप्लाज्मिन, कॉपर कैरिंग प्रोटीन, ट्रांसफेरिन, आयरन कैरिंग प्रोटीन, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक, फर्स्ट वाला लीवर में अल्फा जो होता है, तो ये मतलब कि मानो कि जो कॉपर कैरी करता है ना हमारी बॉडी में, जो कॉपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड करता है, ले जाता है, वो हमारा अल्फा ग्लोब्यूलिन होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो इसमें हेल्प करते हैं। इतना डीप एक चीज़ समझो, जैसे मान लो ये ब्लड है। आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से समझना, ये टफ है थोड़ा सा। ये ब्लड है, मैंने बोला था ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हटा दो तो जो बचेगा प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, गैस, सॉल्ट, आयंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रही हैं, तो हम इससे अभी 3 चीज़ों को हटा चुके हैं। क्या क्या चीज़ें हटा चुके हैं? 3 चीज़ें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें हम यहाँ से हटा चुके हैं। तो यहाँ बचा हुआ है प्लाज्मा। अब हमारा क्वेश्चन आता है, जब भी हमको कोई सी भी बीमारी होती है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है हमारी भूख में होता है। भूख, आप फीवर आ जाए, टाइफाइड हो, टीबी हो, कोई सी भी बीमारी हो, सबसे पहले भूख लगना बंद होती है, पहला। और दूसरा रीज़न होता है, जो हमारे यूरिन का कलर होता है वो येलो कलर की हो जाती है। यदि आप नॉर्मल मतलब हेल्दी हैं तो यूरिन ट्रांसपेरेंट पानी टाइप की निकलती है, लेकिन यदि हम बीमार हैं या कोई मेडिसिन चल रही है तो यूरिन का कलर डार्क येलो कलर का हो जाता है। डार्क येलो या लाइट येलो कलर का मतलब कि कलर चेंज हो जाता है यूरिन का। तो ऐसा क्यों होता है, उस रीज़न को हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमको कोई बीमारी हुई तो उससे फाइट करती है हमारी आरबीसी। आरबीसी के सरफेस में जो डब्ल्यूबीसी रहता है, ये दोनों मतलब हमारा ब्लड उससे फाइट करता है। और जब ब्लड उससे फाइट करता है तो जो ज़्यादा रेशो में है, हम उसी की बात करें तो ज़्यादा रेशो में आरबीसी है, तो हम आरबीसी की बात करेंगे। तो देखो, जब बाहर से कोई बैक्टीरिया यदि हमारे बॉडी में अटैक किया है तो कुछ बैक्टीरिया मरेंगे तो कुछ हमारी आरबीसी भी तो मरेगी। अरे यार, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा तो भले इंडिया उसको ज़्यादा मारे, लेकिन कुछ तो वो भी मारेगा ना। तो क्या होता है, ये आरबीसी जैसे डेड होती है तो डेड आरबीसी 2 चीज़ें बनाती हैं, एक बनाती है हीम और दूसरा ग्लोबिन, दोनों मिलके होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी टूटती है तो क्या बनता है, हीम और ग्लोबिन मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, जैसे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन है जो O2 को बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो O2 भी टूटेगी,
मतलब कि यदि हम तबीयत खराब रहती है तो सांस लेने में भी ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन टूटा तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। समझ गए? तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तभी देखे होगे यदि किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो सीधे वेंटिलेशन में डाल के ऑक्सीजन डालते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, नहीं है, वो ले नहीं पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन को बांधता है वो नहीं है। कौन? हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो टूट गया। स्टार्टिंग में तबीयत खराब है तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सफोकेशन टाइप को होता है, पहले ऑक्सीजन लगाते हैं, नहीं हुआ तो सीधे वेंटिलेशन में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है, नहीं है लेकिन उसकी बॉडी, ठीक है। जैसे ये मतलब टूटा, अब जो हीम वाला पार्ट बचा है ये भी टूटता है तो आयरन और पोरफायरिन बनाता है। अब आयरन आप सुने होंगे, जब भी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो डॉक्टर सलाह देता है हरी सब्जी खाओ, क्योंकि हरी सब्जी में आयरन मिलता है और आयरन से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयरन से हीमोग्लोबिन। अब आयरन और पोरफायरिन, पोरफायरिन जो होता है इसमें दो टाइप्स के केमिकल होते हैं, एक होता है बिलुरुबिन, एक होता है बिलुवर्डिन। जो बिलुरुबिन होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और जो बिलुवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इन दोनों को ब्रेक करने का काम करता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो है तो आगे जाके स्टेरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन में ब्रेक होता है। किस किस में? स्टेरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन। जो स्टेरकोबिलिनोजन होता है ये कलर प्रोवाइड करवाता है स्टूल को। हाँ, अरे 2 नंबर, ठीक है, अरे यार, ठीक है। और यूरोबिलिनोजन जो होता है रीएब्जॉर्ब इन ब्लड, ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और गिव कलर टू प्लाज्मा, ब्लड में रीएब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा को कलर देता है। अब प्लाज्मा से कहाँ जाता है? किडनी, और किडनी से फिल्टर होकर कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में जो पानी भरा होता है उसको पीला कलर कर देता है। अब वो यूरिनेशन कैसे होती है? पीले कलर की। तो जब भी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का पहला क्वेश्चन रहता है कि यूरिन का कलर चेंज हुआ कि नहीं। यूरिन का कलर चेंज हुआ मतलब आपकी बॉडी की आरबीसी मर रही है, और यदि आपके बॉडी की आरबीसी की डेथ हो रही है, आरबीसी मर रही है, इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई बीमारी डन है। अब वो कौन सी बीमारी है? तो डॉक्टर का भी ब्लड टेस्ट, का भी यूरिन टेस्ट करवा के डॉक्टर उस बीमारी को पता करता है। अब बीमारी पता करने के बाद उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और उसको आपको ठीक करने का प्रयास करता है। समझ गए? तो पूरी कहानी किसकी आएगी? वो आरबीसी की आएगी। इसके आगे की कहानी अपन कल देखेंगे। कल भी टेस्ट नहीं होगा, कल इसको अपन ख़त्म करते हैं।